ध्यान दीजिएगा, मेटल चैप्टर हम लोग पढ़ लिए हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। वैसे परीक्षा में जहाँ कहीं से एक प्रश्न भी आ रहे हैं वह चैप्टर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक एक नंबर का महत्व बहुत ज़्यादा है। हर एग्ज़ाम में हजारों ऐसे बच्चे होते हैं जो एक या आधे नंबर से नौकरी नहीं कर पाते हैं, इसलिए हर एक नंबर महत्वपूर्ण है। और हर एक नंबर महत्वपूर्ण है, इसलिए हम प्रत्येक थ्योरी के बाद क्वेश्चन का भी क्लास लेते हैं, क्योंकि अंत में आपको परीक्षा में प्रश्न को ही बनाना है, तो इसीलिए प्रश्नों पर पकड़ होना और ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है। और यह बात हम शुरू क्लास से ही बोल रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस चैप्टर में 400 से भी ज़्यादा प्रश्न है। इतने प्रश्न क्यों है? तो चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इतने प्रश्न है। काफ़ी एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री में यही लास्ट के जो 3 चैप्टर इससे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए ये बड़ा बड़ा चैप्टर है। तो 400 प्लस क्वेश्चन है, तो देखते हैं कि 2 क्लास में हो जाए, नहीं तो 1 क्लास और बढ़ाना पड़ेगा सिर्फ क्वेश्चन के लिए, तभी हम अगले चैप्टर नॉन मेटल पर जाएंगे। और चूंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए एक एक प्रश्न को देखते हैं। और जो कुछ कॉन्सेप्ट जो थ्योरी के माध्यम से नहीं हो पाया, तो ऊपर में क्लास नहीं चल रहा है। ओह माय गॉड, ऊपर में क्या दिक्कत हुआ? फोन लगाइए दीपेन को। चल रहा है ऊपर में क्लासरूम में। अच्छा, ऊपर में क्लास नहीं चला, अभी तो बोल रहा चल रहा है जी। कौन बोला चल रहा है? अच्छा, ऊपर क्लास नहीं। अरे ऊपर में नहीं चल रहा तो मोबाइल में चल रहा है जी, मोबाइल पर देखो। क्या अभी हम चले? कमेंट कर रहे हैं ये फुला हुआ है। चलिए, रोशन सर का तबीयत बहुत खराब है, आज भी बहुत खराब था। क्या हुआ था? तबीयत खराब है जी। और क्या होगा? तबीयत में पेट खराब हो गया। आइए 1 नंबर पर, प्रकृति में विद्यमान सभी धातुएं हैं। तो ये तत्व हमने तत्व को ही 3 प्रमुख भागों में बांटे थे: धातु, अधातु और उपधातु। यानी कि सभी धातु तत्व हैं, आवाज नहीं करना है। अधातु सभी तत्व हैं और उपधातु सभी तत्व हैं। तो प्रकृति में विद्यमान सभी धातु, सभी अधातु और सभी उपधातु क्या है? तत्व, सभी तत्व है। दूसरा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु तथा अधातु तत्व के ही अलग अलग प्रकार हैं। बिल्कुल, तत्व को 3 भागों में बांटा गया: धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है। दूसरा है धातु तत्व लेकिन अधातु यौगिक है। बिल्कुल ये कथन गलत है। धातु, अधातु, उपधातु तीनों ही तत्व है।
तत्व को ही गुणों के आधार पर धातु, अधातु और उपधातु में बांटा गया है। इसीलिए पहला कथन तो सही है, लेकिन दूसरा कथन क्या है? गलत है। दूसरा कथन क्या है? गलत है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? अब तक ज्ञात तत्वों में अधिकांश तत्व धातु है। बिल्कुल, जितने भी तत्व हैं उनमें 80% धातु ही है। उनमें 80% धातु ही है। अधातुओं की कुल संख्या मात्र 22 है। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। अधातु की संख्या 22 ही है। अधातु की संख्या 22 ही है। सही है ये कथन। कुछ तत्व ऐसे हैं जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान हैं। बिल्कुल, और इन्हें ही हम क्या कहते हैं? तो इस तरह से सभी कथन सही है, कोई भी गलत नहीं है। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। इसलिए यहां पर उत्तर क्या देना पड़ेगा? डी देना पड़ेगा। धातु के परमाणु के बाह्यतम होगा आउटर मोस्ट शेल। धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगर किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन हैं तो निश्चित ही वे अधातु है। निश्चित ही वे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातुएं विद्युत धनात्मक होती है। बिल्कुल, धातुएं विद्युत धनात्मक होती है, यानी कि धातु के जो अंतिम कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वो त्याग कर देते, और इलेक्ट्रॉन का जब त्याग होता है वो धन आयन बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले एटॉम बन जाते हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। धातुओं में अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनने की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल, इसीलिए तो वो विद्युत धनात्मक होते हैं। तो धातु विद्युत धनात्मक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि धातु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन में परिवर्तित होते हैं। अगर मान लीजिए ये प्रश्न रहता कि धातु विद्युत के धनात्मक क्यों होती है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों होता है, धातुएं विद्युत धनात्मक क्यों होती है, तो उसका उत्तर क्या होता? दूसरा कथन उसका उत्तर हो जाता है। तो यहां पर हमारा दोनों का दोनों कथन क्या है? सही है। धातुओं को हथौड़े से पीट पीट कर चादरों के शक्ल में परिवर्तित किया जा सकता है। इस गुण को क्या कहते हैं? अघातवर्तीयता। खींचकर तारों के शक्ल में जब लाते हैं तो इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगर धातु को खींचकर तारों के शक्ल में ला दे तो इस गुण को तन्यता कहते हैं, और पीट पीट कर चादर के शक्ल में लाए तो इस गुण को क्या कहते हैं? आघातवर्धनीयता कहते हैं। निम्नलिखित में कौन से धातु के जोड़े सर्वाधिक आघातवर्ध होते हैं? तो सर्वाधिक सोना और दूसरा चांदी। सर्वाधिक आघातवर्धनीय और सर्वाधिक तन्य दोनों ही सोना है, और दोनों ही में दूसरा स्थान किसका है? चांदी का। तो सोना और चांदी ना सबसे ज्यादा आघातवर्धनीय धातु है, बल्कि यही दो धातु सबसे ज्यादा तन्य भी है। सबसे ज्यादा तन्य भी है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही है? धातु आघातवर्धनीय होते हैं परंतु अधातु तन्य होते हैं। बिल्कुल गलत है। अधातु ना तो तन्य होते हैं ना ही आघातवर्धनीय होते। धातु आघातवर्धनीय होते हैं, सही है, लेकिन अधातु तन्य होते हैं, ये गलत है। अधातु ना तो तन्य होते हैं ना ही आघातवर्धनीय होते हैं। आघातवर्धनीयता और तन्यता दोनों ही धातु के गुण है, अधातु के नहीं, इसलिए पहला कथन गलत है। धातु आघातवर्धनीय होते हैं लेकिन उनमें तन्यता के गुण का अभाव होता है, बिल्कुल गलत है। धातु में दोनों गुण होते हैं। अधातु तन्य होते हैं परंतु इसमें आघातवर्धनीयता का गुण का अभाव होता है, बिल्कुल गलत। अधातु ना तो तन्य होते हैं ना ही आघातवर्धनीय होते हैं। तो इसका मतलब अब सही कौन होगा? सभी धातुएं एक समान ना तो तन्य होते हैं ना ही आघातवर्धनीय, बिल्कुल सही है कि धातुएं आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं लेकिन उसकी आघातवर्धनीयता और तन्यता एक समान
नहीं होते हैं। जहां एक और सोना सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय तन्य है, वहीं बिस्मत और सीसा सबसे कम आघात वर्धनीय और तन्य है। निम्नलिखित में किस धातु का द्रवणांक या गलनांक न्यूनतम होता है? तो ध्यान दीजिए कि सभी धातुओं में सबसे कम गलनांक, सबसे कम क्वथनांक, सबसे कम घनत्व किसका होता है? आवर्त सारणी के वर्ग 1 में जो लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रेंसियम है। आवर्त सारणी के वर्ग 1 के धातु जिसको हम अल्कली मेटल कहते, क्षारीय धातु कहते हैं, उनमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम है। धातु सभी प्रकार के धातु में सबसे कम घनत्व इन्हीं का होता है। सभी प्रकार के धातु में सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट इन्हीं का होता है। सभी प्रकार के धातु में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट इसी का होता है। सभी प्रकार के धातु में सबसे कम कठोर यही होते हैं। निम्नलिखित में किस धातु का द्रवणांक और गलनांक न्यूनतम होता है? लेकिन यहां पर दो दो क्षारीय धातु है, लेकिन यहां गैलियम एक अपवाद है जो जिसका मेल्टिंग पॉइंट, गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मात्र कितना होता है? 30 डिग्री होता है। इसीलिए यह हाथ पर लेने से क्या होता है? पिघल जाता है। और इसको हाथ पर इसलिए ले सकते हैं क्योंकि यह हमारे शरीर के लिए कोई हानिकारक नहीं है। इसके अलावा सीजियम भी हाथ पर लेने से गल जाएगा, लेकिन वे हाथों से बहुत तेज रिएक्शन करेंगे, हमारे हाथ को जला डालेंगे, इसलिए उसे हम हाथ पर नहीं ले सकते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें इसमें तो क्षारीय धातु का तो सबसे कम होता है, लेकिन उससे भी कम गैलियम का होता है 30 डिग्री। सोडियम की बात करें तो 98 डिग्री है मेल्टिंग पॉइंट, पोटेशियम का 63 डिग्री, सिल्वर का तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट मात्र कितना? 30 डिग्री है। निम्नलिखित धातु के जोड़े में कौन एक कमरे के ताप पर द्रव पाए जाते हैं? गैलियम और, ध्यान रखिएगा, ये कमरे के ताप पर द्रव पाए जाते हैं। सामान्य ताप और दाब पर ये ठोस होते हैं। गैलियम और सीलियम सामान्य ताप एवं दाब पर क्या होते हैं? ठोस होते हैं। लेकिन कमरे के ताप पर ये द्रव होते हैं, क्योंकि एक का मेल्टिंग पॉइंट 30 और सीजियम का मेल्टिंग पॉइंट 28 होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में एकमात्र धातु है, वो कौन? पारा है। कौन है? सामान्य ताप और दाब पर एक ही धातु है जो किस अवस्था में है? पारा। गैलियम और सीजियम कमरे के ताप पर द्रव इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। लेकिन सामान्य ताप और दाब पर गैलियम और सीलियम किस प्रकार के हैं? ठोस है। सामान्य ताप कहते हैं किसको? 0 डिग्री को। जब बैरोमीटर में पारा कितना ऊपर चढ़ता है? 760 मिलीमीटर या 76, तब उसे कहा जाता है सामान्य दाब। और इस ताप दाब पर, सामान्य ताप दाब पर एकमात्र धातु पारा ही है जो द्रव अवस्था में होते हैं। गैलियम और सीजियम सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस रहते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम अपने कम मेल्टिंग पॉइंट के कारण, अपने कम द्रव्यमान के कारण कमरे के ताप पर किस अवस्था में होते हैं? द्रव अवस्था में होते हैं। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? धातुएं उष्मा और विद्युत के सुचालक होती है। बिल्कुल, धातु उष्मा और विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु नहीं होते हैं। धातुओं के द्रव्यमांक तथा क्वथनांक अधातुओं की तुलना में कम होता है, उच्च होता है। बिल्कुल सही है। धातुओं के द्रव्यमांक तथा क्वथनांक अधातुओं के तुलना में क्या होते हैं? उच्च होते हैं। बिल्कुल सही कथन है। सभी धातुएं कठोर होती है एवं धातुओं की कठोरता एक समान होती है। बिल्कुल गलत है। सभी धातुएं कठोर होती है, लेकिन उसकी कठोरता एक समान, हार्डनेस इक्वल नहीं होता है सभी धातुओं का। जहां एक और लोहा इतने कठोर होते हैं कि हम उसे कई प्रकार के मजबूत सामान बनाते हैं, लेकिन सोडियम इतने मुलायम होते हैं कि उसे चाकू से काटा तो ये कथन बिल्कुल क्या है? ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, परंतु यह धातु नहीं है।
बिल्कुल सही है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, लेकिन यह अधातु है। ग्रेफाइट कार्बन का एक एलोट्रोप्स है। एलोट्रोप्स नहीं समझ रहे, समझिए, ग्रेफाइट कार्बन परमाणु से ही बना पदार्थ यानी अधातु है। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? सोडियम और आपको बताए थे कि सभी धातु में क्षारीय धातु जो है बहुत कम कठोर, बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इसलिए क्षारीय धातु को चाकू से काटा जा सकता है। क्षारीय धातु को चाकू से काटा जा सकता है। सोडियम और पोटेशियम दोनों ही क्षारीय धातु है, अल्कली मेटल है। निम्न में किसका घनत्व न्यूनतम है? अब घनत्व तो आपको याद नहीं है, भिन्न भिन्न धातु का घनत्व तो दिया हुआ है नोट में, लेकिन याद नहीं है तो फिर भी यह बनेगा। सिर्फ एक लाइन से कि सभी धातुओं में सबसे कम घनत्व किसका? क्षारीय धातु का। और ऑप्शन में मात्र एक ही क्षारीय धातु है, कौन? निश्चित तौर पर पोटेशियम का घनत्व अन्य सभी धातुओं के तुलना में क्या होगा? कम होगा। सभी धातुओं के तुलना में क्या होगा? कौन द्विधर्मी? द्विधर्मी को उभयधर्मी भी कहते हैं। द्विधर्मी को और उभयधर्मी ऑक्साइड के बारे में आपको बताए थे। एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड, बेरिलियम ऑक्साइड, ये सब क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय क्षारीय दोनों का उपयोग, दोनों गुणों का प्रदर्शन कर सके, उसे हम क्या कहते हैं? उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लियर? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। धातु के ऑक्साइड अम्लीय होते, गलत। धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो सकते हैं, उभयधर्मी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अम्लीय। धातु के ऑक्साइड क्षारीय हो सकते हैं, उभयधर्मी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी अम्लीय नहीं हो सकते। तो ये कथन गलत है दोस्तों। कुछ धातु के ऑक्साइड अम्लीय एवं बाष्मिक दोनों होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसे ही क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयधर्मी कहते हैं। तो पहला कथन गलत है, दूसरा क्या है? सही है। दूसरा क्या है? सही है। अब तो यह रिएक्टिविटी सीरीज का प्रश्न है। रिएक्टिविटी सीरीज सब याद कर लिए कि नहीं? तो उस अनुसार क्या होगा? ए नंबर, बिल्कुल ए नंबर। सोडियम, देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में जिस तरह की रिएक्टिविटी भिन्न भिन्न तत्वों की है, उसी तरह से वे सभी क्रिया करते हैं। कौन सा एक ऑक्सीजन के प्रति धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है? तो क्रम वही रहेगा जो रिएक्टिविटी सीरीज का क्रम है। चाहे ऑक्सीजन के प्रति पूछे, जल की प्रति पूछे, या किसी अन्य पदार्थ के प्रति पूछे, रिएक्टिविटी सीरीज के अनुसार जो स्थान उसका होगा, वही स्थान उसका, वही जो है सभी पदार्थों से अभिक्रिया करने के दौरान लागू होंगे। अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद कर लिए है तो निश्चित इसका आंसर क्या होगा? क्लियर? सोडियम एवं पोटेशियम को केरोसिन के अंदर या निर्वात में ही रखा जाता है। क्यों? तो हम जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील है, और ये वातावरण के ऑक्सीजन से ही बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं। यह वातावरण के ऑक्सीजन से ही बहुत तेज अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इसे हम खुला में नहीं रख सकते हैं। इन्हें वहां रखना पड़ेगा जहां ये वायु के संपर्क में बिल्कुल ना हो, नमी के संपर्क में बिल्कुल, और नमी वायु इन दोनों के संपर्क से बाहर रखने के लिए ही इसे या तो केरोसिन में रखा जाता है या निर्वात में रखा जाता है। ठीक है ना? वायु में इसे खुला छोड़ने पर यह क्या होता है? जलने लगता है। क्या होता है? जलने लगता है। कार्बन का अपरूप क्या है? कार्बन का अपरूप क्या है? कार्बन का अपरूप कार्बन वाले पड़ेगा। ध्यान दीजिए, कार्बन नॉन मेटल है। कार्बन क्या है? और नॉन मेटल का अध्ययन हम अगला चैप्टर में करेंगे, और वहां पर हम कार्बन के अपरूप का चर्चा करेंगे। फिलहाल आप ये 11वां है ना, 12वां चैप्टर में जाकर देखिए, विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है, वहां पढ़ लीजिए, नहीं तो हम 12वां चैप्टर पाएंगे, अपरूप के बारे में पढ़ाएंगे।
सोडियम पोटेशियम को किरोसिन के अंदर या निर्वात में ही रखा जाता। क्यों? तो अब समझ गए, क्योंकि वायु में इन्हें खुला छोड़ने पर जलने लगता। क्यों? तो ये वायु के ऑक्सीजन और नमी से बहुत तेज अभिक्रिया करता है, और बहुत तेज अभिक्रिया होने के कारण, बहुत तेज अभिक्रिया होने के कारण ही यह क्या होता है? जलने लगता है। गर्म जल के टंकी के निर्माण में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया जाता है? गर्म जल के टंकी के निर्माण में निम्नलिखित में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो उसी धातु का उपयोग किया जाएगा जो गर्म जल या भाप से अभिक्रिया, और ऐसा गुण किसमें होता है? क्योंकि हम जानते हैं लोहा गर्म जल से तो अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन भाप से अभिक्रिया करता है। अब जहां गर्म जल रखेगा कुछ ना कुछ भाप बनेगा ही बनेगा, और उससे अगर लोहा अभिक्रिया करता है तो टंकी आपका खराब हो जाएगा। और लोहा से ही क्या बनता है? यानी इस्पात लोहा के गुणों से युक्त है। जो व्यवहार लोहा प्रदर्शित करेंगे वही व्यवहार कुछ कमतर इस्पात प्रदर्शित करेंगे, यानी कि ये भी भाप से अभिक्रिया करता है। लेकिन अगर कॉपर की बात करें तो कॉपर न तो गर्म जल से अभिक्रिया करता है और न ही भाप से अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया नहीं करने के कारण यह आपका टंकी जो है कभी खराब नहीं होगा। क्लियर? निम्नलिखित में किस अम्ल के साथ अभिक्रिया होने पर धातु हाइड्रोजन गैस मुक्त नहीं करती है? दोस्तों हम समझे थे कि जो धातु अभिक्रियाशील हैं वे अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते। जो धातु अभिक्रियाशील है ही नहीं वो तो अभिक्रिया ही नहीं करते, रिलीज क्या करेगा? लेकिन जो धातु अभिक्रियाशील है वे अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये बात हम जानते हैं, ये धातु के केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत हम पढ़े थे कि अभिक्रियाशील धातु अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। लेकिन एक अम्ल है कौन? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल से धातु अभिक्रिया तो करते हैं लेकिन हाइड्रोजन गैस निकलता, या तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है और जल बन जाता है, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलता है। तो धातुएं अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है, लेकिन धातु नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया तो करती है लेकिन हाइड्रोजन गैस निष्कासित नहीं होता। नाइट्रिक अम्ल से केवल दो धातु जब अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है, जिसमें एक है आपका क्या? मैग्नीशियम, और दूसरा क्या है? मैग्नीज। मैग्नीशियम और नाइट्रिक अम्ल से कोई भी धातु की अभिक्रिया हो हाइड्रोजन नहीं निष्कासित होता है, लेकिन नाइट्रोजन से जब मैग्नीशियम की अभिक्रिया होगी, नाइट्रोजन से जब मैग्नीज की अभिक्रिया होगी, तो केवल यही दो धातु है जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन को निष्कासित। लेकिन फिलहाल यहां इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क खनिज होते हैं। बिल्कुल सही है। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। सही है, बिल्कुल। इस बात का हम जिक्र किए थे कि सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क वही खनिज अयस्क होगा, वही खनिज अयस्क होगा जिसमें कम से कम कितने गुण हो? उस खनिज में धातु अधिक रहनी चाहिए, उस खनिज से धातु कम खर्चा में निकलनी चाहिए, उस खनिज से धातु सुगमता पूर्वक निकलनी चाहिए। तो खनिज में जब यह तीनों गुण रहेगा तभी वो अयस्क कहलाएगा। यानी तमाम अयस्क खनिज होते हैं लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। खनिज को अयस्क कहलाने के लिए उन्हें तीन गुणों से युक्त होना पड़ेगा, और वो तीन गुण क्या आप समझ चुके हैं ना? पृथ्वी से प्राप्त अयस्क में मिले अवांछनीय पदार्थ यानी कि अशुद्धि, अवांछनीय पदार्थ यानी अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। अवांछनीय पदार्थ यानी अशुद्धि को क्या कहते हैं? गैंग को हटाने के लिए अयस्क में बाहर से जो पदार्थ मिलाया जाता है फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग और फ्लक्स करके जो हल्के द्रवणशील पदार्थ बनाता है स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं? निस्तापन तथा भर्जन ऐसी प्रक्रिया है, निस्तापन तथा भर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु को उसके ऑक्साइड में
परिवर्तित किया जाता है। निस्तापन वर्जन के द्वारा हम धातु के अयस्क को धातु के ऑक्साइड में क्या किए थे? परिवर्तित किए थे। निस्तापन या जारन द्वारा, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग प्रोसेस के द्वारा हम धातु के अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किए थे, क्योंकि धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना आसान होता है। धातु के ऑक्साइड से धातु को निकालना। निम्नलिखित में किस शर्तों को पूरा करने पर किसी खनिज को अयस्क कहा जाता है? खनिज से धातु का निष्कर्षण कम खर्च में होना, धातु का निष्कर्षण सुगमता से होना, खनिज में धातु का प्रतिशत मात्रा अधिक होना। बिल्कुल, अगर खनिज में ये तीनों गुण होगा, खनिज में ये तीनों गुण होगा, तभी वह क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। तभी वो क्या कहलाएगा? खनिज को अयस्क कहलाने के लिए उन्हें कितने गुणों से युक्त होनी चाहिए? 3। क्लियर? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं क्या कहलाते हैं? अब वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर ऋणायन बनाते हैं, उपधातु में ही किसका गुण होता है? यानी पूर्ण उपधातु क्या करता है? वो भी इलेक्ट्रॉन गेने करता है। यानी जितने भी उपधातु है दोस्तों, उनमें अधातु के लक्षण ज्यादा है, धातु के बहुत कम है। निम्नलिखित में किस धातु को सामरिक स्ट्रेटेजिक मेटल के श्रेणी में रखा जाता है? ऐसे धातु जिसका इस्तेमाल रक्षा उपकरणों के उत्पादन में किया जाता है, जैसे तोप के बॉडी बनाने में, बंदूक के बॉडी बनाने में, गोली बनाने में, मिसाइल बनाने में। तो ऐसे धातु जिसका उपयोग रक्षा उत्पादों के उत्पादन में होता है, उन्हें ही हम कहते हैं सामरिक महत्व के धातु। और सामरिक महत्व के धातु ये तीनों है। टाइटेनियम भी है, क्रोमियम भी है और जार्कोनियम भी है। टाइटेनियम भी है, क्रोमियम भी है और जार्कोनियम भी है। क्लियर? निम्नलिखित में किस धातु में तन्यता का गुण नहीं होता है? बिस्मथ। और तन्यता का गुण और किस में नहीं होता है? सीसा। सीसा में भी तन्यता का गुण का क्या है? अभाव है। लेकिन दोनों ही धातु है, लेकिन दोनों ही। निम्नलिखित में कौन धातु तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित करेगा? तनु अम्लों से हाइड्रोजन विस्थापित वही करेगा जो अभिक्रिया करेगा। अभिक्रिया वही करेगा जो अभिक्रियाशील है। और चांदी और कॉपर अभिक्रियाशील। तो अभिक्रिया करने के लिए कौन बच गया? मैग्नीशियम बच गया। तो मैग्नीशियम ही करेगा और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस को। धातुओं के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? धातुओं के रासायनिक गुणों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन एक सही? धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन खोने की होती है। बिल्कुल, धातु इलेक्ट्रॉन खोते हैं अर्थात त्याग करते हैं और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धातुओं का आयनन विभव का मान कम होता है। बिल्कुल सही। आयनन विभव ऊर्जा का वह मान है जो परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए खर्च की जाती है। आयनन विभव ऊर्जा का वो मान है जो किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में खर्च की जाती है। और धातु स्वयं चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए। इसलिए धातु के बाह्यतम कक्षा से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान है, अर्थात कम ऊर्जा दिए ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। ऐसा क्यों? तो धातु स्वयं चाहता ही है कि इलेक्ट्रॉन निकल जाए, इसलिए हल्की सी ऊर्जा देने पर उसका इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है, अर्थात उसका आयनन विभव का मान क्या होता है? कम होता है। धातु एक अच्छे ऑक्सीकारक होते, ये गलत है दोस्तों। धातु अच्छे अवकारक की भूमिका में होते हैं। धातु अच्छे अवकारक की भूमिका में होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की भूमिका में होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट की भूमिका में होते हैं। धातु अच्छे अवकारक होते हैं, इसके विपरीत अधातु अच्छे ऑक्सीकारक होते हैं। धातु का ऑक्साइड प्राय क्षारीय या एम्फोटेरिक होते हैं, बिल्कुल सही है। एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी, एम्फोटेरिक का मतलब उभयधर्मी। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है? नेक्स्ट 29 नंबर पढ़िए तो।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सोना, चांदी, प्लेटिनम तथा कॉपर प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले धातु है, क्योंकि ये कम क्रियाशील है। बिल्कुल सही है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम काफी क्रियाशील है, अतः ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते। बिल्कुल सही है। जो अभिक्रियाशील है वो कहां से स्वतंत्र रहेगा? नहीं, कुछ तो वायुमंडल के ऑक्सीजन से वह रिएक्शन कर लेगा। मध्यम अभिक्रियाशील धातु जैसे एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, सीसा ऊपर पट्टी पर मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड अथवा कार्बोनेट के रूप में पाए जाते। बिल्कुल। एल्युमिनियम का अयस्क जो बॉक्साइड है वो ऑक्साइड है। जिंक का अयस्क जिंक ब्लेंड सल्फाइड है। लोहा का अयस्क हेमेटाइट भी ऑक्साइड है। क्लियर? तो बिल्कुल सही है। तीनों का तीनों कथन क्या है? ये प्रिंस यादव के जी, अमित मामा को बोल दीजिए जल्दी रूम पर आने के लिए। कौन सा कांड किया है रूम पर जी? हाँ, चलिए। अरे मामू सब है जी। ओहो, किधर है अमित मामा हो? अच्छा, आइए आइए आइए, जाइए, जाना है तो जाइए। ठीक है। 30 नंबर, अयस्क में मिले अशुद्धि को दूर करने के लिए, अयस्क में मिले अशुद्धि को दूर करने के लिए अयस्क के साथ मिश्रित किए गए बाह्य पदार्थ को क्या कहते हैं? फ्लक्स। अशुद्धि को गैंग कहते हैं, अशुद्धि को गैंग कहते हैं, और उसे हटाने के लिए बाहर से जो पदार्थ मिलाते हैं फ्लक्स कहते हैं। और गैंग और फ्लक्स अभिक्रिया करके जो बनाता है उसे क्या कहते हैं? स्लैग कहते हैं। और धातु की यानी कि मेटलर्जी तो आप जान ही गए हैं। ऑक्साइड अयस्कों की समृद्धि, समृद्धि का मतलब अशुद्धियों को दूर करना, समृद्धि का मतलब अशुद्धियों को, तो ऑक्साइड अयस्क के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सल्फाइड के लिए फेन प्लवन विधि, सल्फाइड के लिए बेयर विधि का उपयोग किस अयस्क के सांद्रण के लिए किया जाता है? बॉक्साइड। बॉक्साइड जो किसका अयस्क है? एल्युमिनियम अयस्क के अशुद्धि को दूर जो किया जाता है, बॉक्साइड के अशुद्धि को दूर किया जाता है दोस्तों रासायनिक पृथक्करण विधि द्वारा, रासायनिक पृथक्करण विधि के द्वारा। और रासायनिक पृथक्करण विधि यानी कि केमिकल सेपरेशन मेथड, और इस विधि को निक्षालन के भी नाम से जाना जाता है। किस नाम से? निक्षालन के नाम से जाना जाता है, लीचिंग के नाम से जाना जाता है। क्लियर है बात? समझ गए कि नहीं? तो बॉक्साइड में जो अशुद्धियां मिली होती है उसको हटाने के लिए रासायनिक पृथक्करण विधि, केमिकल सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। और इसे अन्य किस नाम से जानते हैं? और इस विधि का खोज बेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था, इसलिए इसे किस नाम से जानते हैं? बेयर विधि के नाम से जानते हैं। तो बॉक्साइड अयस्क से गैंग को हटाने के लिए अर्थात बॉक्साइड अयस्क को सांद्रित करने के लिए ही बेयर विधि का इस्तेमाल किया जाता है। बेयर विधि एक रासायनिक पृथक्करण प्रोसेस है जिसको हम निक्षालन, लीचिंग के भी नाम से जानते हैं। चलिए आगे आइए। सल्फाइड अयस्क को वायु के पर्याप्त मात्रा में तीव्रता से गर्म कर धातु को ऑक्साइड में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? भर्जन या कार्बोनेट अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? निस्तापन। क्लियर? अयस्क को कोक के साथ गर्म करना क्या कहलाता है? प्रगलन। प्रगलन को अंग्रेजी में स्मेल्टिंग कहते हैं। धातु के, हाँ वही प्रश्न है, प्रगलन। धातु के ऑक्साइड को कोक के साथ गर्म कर धातु में परिवर्तित करना क्या कहलाता है? प्रगलन, स्मेल्टिंग। प्रगलन, प्रगलन, स्मेल्टिंग। ठीक है ना? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निस्तापन कार्बोनेट
एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड के अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में परिणत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल सही है। निस्तापन कार्बोनेट एवं हाइड्रेटेड ऑक्साइड अयस्कों को शुद्ध ऑक्साइड में परिणत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। भर्जन सल्फाइड अयस्को शुद्ध ऑक्साइड में परिणत करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बिल्कुल, दोनों का दोनों कथन क्या है? सत्य। दोनों का दोनों कथन क्या है? सत्य। दोनों का दोनों कथन क्या है? सिल्वर तथा गोल्ड धातु का निष्कर्षण किस विधि से? निक्षालन विधि से। और निक्षालन की जगह और क्या दे सकता है? रासायनिक पृथक्करण विधि। रासायनिक पृथक्करण विधि। और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सिल्वर और गोल्ड धातुओं का निष्कर्षण का मतलब गैंग को हटाकर धातु प्राप्त करना है, ठीक है ना। और सिल्वर तथा गोल्ड धातु के निष्कर्षण में गैंग को हटाने के लिए सोडियम साइनाइड का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? इसलिए सिल्वर और गोल्ड धातु का निष्कर्षण की विधि निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि को एक और नाम से जाना जाता है, वो है आपका साइनाइड विधि। क्या विधि? और साइनाइड विधि इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम साइनाइड में। और सोडियम साइनाइड की विशेषता होती है कि इस सोडियम साइनाइड के विलयन में सोना भी घुल जाता है और चांदी भी घुल जाता है। अब बाकी जो अशुद्धियां रहती है वो घुलता, अब फिर उस घुले हुए सोने चांदी को अन्य आगे की प्रोसेस के द्वारा क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। इसलिए सिल्वर गोल्ड धातु का निष्कर्षण निक्षालन विधि से या रासायनिक पृथक्करण विधि से या साइनाइड विधि से। आज सब छुट्टियां मांग रहा है, लगता है कि किसी को नौकरी का जरूरी नहीं है आजकल। एक और है, करे कि कोई मिलने आया हुआ है, उसे जल्दी छुट्टी दे दीजिए। क्या लगता है जी? दूसरा तीसरा बच्चा को पढ़ा रहे हैं, छुट्टी दे देंगे। ठीक है, फोन कर दीजिए, बुला लीजिए। क्या कमेंट मार रहा है? चलिए, क्लास में जब आना है मन आइए, जब जाना है जाइए। छुट्टी बच्चों को दिया जाता है, वयस्कों को नहीं। क्या? 37 जर्मेनियम, सिलिकॉन, बोरॉन, इरिडियम जैसे अर्धचालकों का शोधन रिफाइनिंग समझ रहे हैं ना? रिफाइनिंग अंतिम चरण है मेटलर्जी का। जब धातु की प्राप्ति हो गई थी तब भी उसमें अशुद्धियां मिली हुई थी, उनको हटाने के लिए हम क्या करते थे? रिफाइनिंग। तो रिफाइनिंग मेटलर्जी का अंतिम चरण है। और अर्धचालकों का रिफाइनिंग जो है, अर्धचालकों का रिफाइनिंग किस विधि से किया जाता है? अब जोन रिफाइनिंग हम लोग पढ़े नहीं थे, आपको बताए भी नहीं थे, तो आप ही, लेकिन याद रखिएगा इस पॉइंट को कि सेमीकंडक्टर यानी कि अर्धचालकों का जो रिफाइनिंग होता है, रिफाइनिंग आप समझ रहे हैं ना? अशुद्ध धातु से धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? रिफाइनिंग। अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु प्राप्त करना क्या कहलाता है? रिफाइनिंग। तो अर्धचालकों का जो रिफाइनिंग है वो जोन रिफाइनिंग है। कौन रिफाइनिंग? निक्षालन द्वारा अयस्क का क्या किया जाता है? सांद्रण का तात्पर्य अयस्कों से अशुद्धि को हटाना है या अयस्कों को गैंग मुक्त करना है। निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्क की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड, अभी तुरंत हम सोडियम साइनाइड के बारे में बताए थे, सोना और चांदी। फिलहाल तो सोना ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या होगा? तो निम्नलिखित में कौन सी धातु उसके अयस्कों की अभिक्रिया सोडियम साइनाइड के तनु विलयन से कराकर प्राप्त की जाती है? तो वो सिल्वर है दोस्तों। क्या है? सिल्वर। निम्नलिखित में कौन सी धातु कार्बन द्वारा अपकरण से प्राप्त नहीं की जाती है? दोस्तों जिंक, पारा और लेड, इसको कार्बन के द्वारा अपकरण कर सकते हैं, लेकिन एल्युमिनियम का अपकरण बताइए, हम विद्युत अपघटन विधि से किए थे कि नहीं? किए थे कि ना?
तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड से एल्युमिनियम की प्राप्ति कार्बन के साथ अपकरण करके नहीं होता है, उसका आपको क्या करना पड़ेगा, विद्युत अपघटन करना पड़ेगा, जो हम बताए भी थे एल्युमिनियम जब पढ़ रहे थे। क्लियर। तो यहां एल्युमिनियम के ऑक्साइड से एल्युमिनियम की प्राप्ति अपकरण के द्वारा होगा, लेकिन यहां पर इसका आप कार्बन के द्वारा अपकरण नहीं कर सकते हैं, कार्बन के द्वारा अपकरण नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में किस धातु पर वायु का प्रभाव नहीं पड़ेगा, वायु का प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन तांबा से भी कम अभिक्रियाशील कौन है, सोना पर नहीं पड़ेगा, तांबा पर हल्का पल्का पड़ता है। तांबा को बहुत अधिक दिनों तक बाहर खुला छोड़ दीजिएगा, उस पर हरे रंग की परत जम जाती है, उस पर हरे रंग की परत बन जाती है, जबकि सोना पर ऐसा कुछ नहीं होता, सोना पर ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, प्लेटिनम पर भी और चांदी पर भी, लेकिन चांदी पर भी काले रंग का परत बैठता है। क्रियाशीलता श्रेणी यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले धातु है, रिएक्टिविटी सीरीज याद है कि नहीं याद है, कुछ का नाम हम पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, जिंक, लोहा, निकेल और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, हाइड्रोजन से नीचे पारा, कॉपर, चांदी, सोना और प्लेटिनम। तो ये नीचे है हाइड्रोजन के और ये ऊपर में। तो इसकी विशेषता क्या है कि रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है वे तनु अम्ल के साथ यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में जो हाइड्रोजन के ऊपर है, जैसे निकेल, लोहा, जिंक, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सभी तनु अम्ल डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के जो नीचे हैं वो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं और हाइड्रोजन रिलीज नहीं करते हैं। लेकिन इनमें अगर बात करिएगा तो पारा और कॉपर तनु से तो अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, सांद्र अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। लेकिन उससे नीचे जो चांदी, सोना, प्लेटिनम है, ये ना तो तनु से करते हैं न ही, और सांद्र और तनु अम्ल समझ रहे ना, तनु अम्ल का मतलब अम्ल की मात्रा कम है, जल की मात्रा, और सांद्र का मतलब अम्ल बहुत ज्यादा, उसमें जल की मात्रा। कोई भी अम्ल के नमूने में 100% अम्ल नहीं रहता है, कुछ ना कुछ मात्रा उसमें जल की रहती है। तो जल की मात्रा बहुत अधिक है तो डाइल्यूट एसिड तनु अम्ल, और जल की मात्रा बहुत कम है, अम्ल बहुत ज्यादा, तो कॉन्सेंट्रेट एसिड सांद्र। तो रिएक्टिविटी सीरीज में जो धातु हाइड्रोजन के ऊपर हैं वे डाइल्यूट अम्ल तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन के नीचे जो है वो तनु अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज क्या होगा, बताइए क्या होगा इंसान, अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस आयन देता है जी। आयन तो अम्ल जल में घुल कर देता है, रिएक्शन करके नहीं। खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता, जस्ते का लेप नहीं, क्यों? खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता, जस्ते का लेप नहीं, क्यों? क्योंकि जस्ता ज्यादा अभिक्रियाशील है टीन से। अगर जस्ते का लेप चढ़ा देंगे तो वो हमारे खाद्य पदार्थ से अभिक्रिया कर हमारे खाद्य पदार्थ को खराब कर देंगे। टीन बहुत कम अभिक्रियाशील है और वो हमारे खाद्य पदार्थ से जल्दी अभिक्रिया, जब उसकी अभिक्रिया शुरू होती है तब तक एक्सपायरी डेट आ जाता है, खत्म हो जाता है। तो खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ते का लेप नहीं, क्योंकि जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है, जस्ता टीन से अधिक क्रियाशील है। जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रवों से भारी होते हैं,
अपद्रव का मतलब गैंग, अशुद्धियां। जिस अयस्क में उसके कण उसमें उपस्थित अपद्रवों से बाहरी होते हैं उसे किस विधि द्वारा संवर्धित किया जाता है? गुरुत्व पृथक्करण के द्वारा, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड के द्वारा, गुरुत्व पृथक्करण विधि के द्वारा। अब यह कौन सी विधि है? जैसे आप देखे होंगे ग्रामीण स्तर पर है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था से सब लोग जुड़े होंगे। तो अगर गेहूं में भूसा मिल गया है तो हम ऊपर से गिराते हैं, गेहूं भारी होने के कारण नीचे, अब भूसा हल्का होने के कारण आगे, गेहूं भूसा अलग हो गया ना। तो वही अयस्क में जो गैंग है वो हल्का है और धातु क्या है? धातु का जो अयस्क है वो क्या है? तो ऊपर गिराते हैं, गैंग हल्का होने के कारण दूर गिरते हैं, जबकि अयस्क भारी होने के कारण सीधे गुरुत्व बल के अधीन नीचे गिर जाते हैं और दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। यानी गेहूं भूसे मिले, गेहूं से भूसे और गेहूं जिस प्रकार अलग करते हैं ऊपर से नीचे गिराकर, सेम टू सेम वही प्रोसेस का नाम क्या है? गुरुत्व पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। निम्नलिखित में कौन धातु तनु नाइट्रिक अम्ल से, तनु नाइट्रिक अम्ल यानी कि HNO3 से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? तो वो दो ही धातु है, एक मैग्नीज है और दूसरा मैग्नीशियम। दो ही धातु है, एक मैग्नीज और दूसरा, केवल यही दो धातु है जो नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो आंसर यहां पर मैग्नीशियम है नहीं, क्या होगा? मैग्नीज है। मैग्नीशियम है नहीं, मैग्नीज होगा। क्लियर? निम्नलिखित में कौन सा क्रम धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम नहीं है? तो ये भी प्रश्न आपका रिएक्टिविटी सीरीज से जुड़ा हुआ है। आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद है तो इन प्रश्नों को बनाने में जरा सा भी समय नहीं लगेगा। बताइए क्या होगा? बिल्कुल सभी लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद कर लीजिए, शायद चौथे चैप्टर में ये पढ़ाए थे हम। निम्नलिखित में कौन सा धातु एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड में आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड था, जिंक ऑक्साइड था, बेरिलियम ऑक्साइड था। ये चार ऑक्साइड के बारे में तो हम पढ़े ही थे। ये एम्फोटेरिक है, उभयधर्मी है, अम्लीय क्षारीय दोनों गुणों का प्रदर्शन करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आंसर एल्युमिनियम भी है, लेड भी है, दोनों दे दिया है। तो जब एल्युमिनियम लेड दोनों दे देते हैं, आंसर किसको मारना है? एल्युमिनियम को मारना है। क्लियर है ना? तो एल्युमिनियम धातु का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक बनाता है। लेड सीसा, लेड यानी कि सीसा का भी ऑक्साइड एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। जिंक भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, बेरिलियम भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है। अब आंसर क्या देंगे हमें? ऑप्शन में एल्युमिनियम भी दे दिया है, लेड भी दे दिया है। तो जब इस तरह दोनों ऑप्शन आ जाए तो आंसर किसको मारना है? एल्युमिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? तो लोहा, ये किससे अभिक्रिया करती है? भाप से अभिक्रिया करती है, स्टीम से अभिक्रिया करती है, भाप से। तो निम्नलिखित में कौन सी धातु ठंडे और गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करती? तो किससे? भाप से। सॉरी, लोहा करता, लोहा भाप से अभिक्रिया करता। देखिए जो धातु बहुत अभिक्रियाशील है, जैसे कि क्षारीय धातु, वो एकदम ठंडे जल से अभिक्रिया कर लेगा। जो धातु थोड़ा कम अभिक्रियाशील है, जैसे क्षारीय मृदा धातु, वो हल्का गर्म जल से अभिक्रिया करेगा। और जो मध्यम अभिक्रियाशील है वो भाप से अभिक्रिया करेगा। किससे? वैसे अयस्क जिसमें अयस्क और उसमें उपस्थित अपद्रव्यों के रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, उसे किस विधि से? निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि। निक्षालन या रासायनिक पृथक्करण विधि, निक्षालन या
रासायनिक पृथक्करण विधि। क्लियर। निम्नलिखित में कौन सा कथन भर्जन या जारन के संदर्भ में सही नहीं है? यह सल्फाइड को ऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। बिल्कुल। भर्जन का काम यह है सल्फाइड अयस्क को ऑक्साइड में बदलना। वाष्पशील अपद्रवों को दूर कर देता है। बिल्कुल। वाष्पशील का मतलब है कि जो वाष्प बन जाए। तो निश्चित तौर पर भर्जन में हम अयस्क को गर्म करते हैं, तो गर्म करने से जो वाष्पशील अशुद्धि है वो वाष्प बनकर क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, वाष्पशील अशुद्धि भी दूर हो जाती है। अपद्रव का मतलब अशुद्धि गैंग, यह अयस्क को शुद्ध बना देता है। बिल्कुल। अपद्रव दूर हो गया तो शुद्ध न बना। लेकिन भर्जन की प्रक्रिया में अयस्क चूर चूर नहीं होता है, अयस्क चूर्णित नहीं होता है, अयस्क चूर्णित नहीं होता है। अब सोडियम, सोडियम सोडियम का परमाणु संख्या कितना? इलेक्ट्रॉन कितना? 1s2 2s2। क्लियर। अब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में गया? अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन s में जाता है तो वह कौन ब्लॉक होता है? s ब्लॉक। और s ब्लॉक का वर्ग उतना ही होता है जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए पहला कक्षा में, दूसरा कक्षा में, अंतिम कक्षा में। तो सोडियम किस ब्लॉक का है? और s ब्लॉक का वर्ग संख्या वही होता है जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। तो वर्ग कितना? आवर्त की संख्या सेल की संख्या के बराबर। कितना सेल? तो आवर्त 3 वर्ग 1, आवर्त 3 वर्ग 1। पृथ्वी के सतह पर अधिकता से पाए जाने वाला क्षार धातु कौन है? सोडियम और लिथियम। लिथियम, सोडियम और लिथियम। क्लियर। क्षार धातु में एकमात्र धातु कौन है जो नाइट्रोजन से संयोग करता है? तो लिथियम है। क्षार धातु है जी, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। और तो क्षार धातुओं की संख्या 3 3 6 है, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में पृथ्वी पर कौन पाए जाते हैं? लिथियम और सोडियम। और इन क्षार धातु में केवल लिथियम ही जो है जो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करता है। केवल लिथियम भी है जो, केवल लिथियम ही है जो नाइट्रोजन से अभिक्रिया। इसके अलावा सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम ये सभी नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करते हैं। डाउन विधि, डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड से विद्युत अपघटन कर क्या प्राप्त किया जाता है? सोडियम। डाउन विधि के द्वारा सोडियम क्लोराइड को लिक्विड बना करके विद्युत अपघटन करके हम सोडियम धातु प्राप्त करते हैं। क्लियर। सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन से पहले उसमें कैल्शियम क्लोराइड बनाया जाता है। आप जानते हैं कि सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन जब हम करते हैं तो उसे लिक्विड बनाना पड़ता है, यानी कि गर्म कर द्रव अवस्था में लाना पड़ता है। और सोडियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए उसे बहुत ज्यादा उष्मा देनी पड़ती है लिक्विड अवस्था में लाने के लिए। तो सोडियम क्लोराइड को कम उष्मा देकर ही लिक्विड में बदल दिया जाए, अर्थात सोडियम क्लोराइड का मेल्टिंग पॉइंट द्रव्यमान घटाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है मेल्टिंग पॉइंट घटाने के लिए, ताकि विद्युत अपघटन से पूर्व सोडियम क्लोराइड को द्रवित करने हेतु कम उष्मा की आवश्यकता पड़े, कम उष्मा की आवश्यकता। 56 सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बिल्कुल नहीं किया जाता है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु प्राप्त करना है तो जलीय विलयन का इस्तेमाल आप कर पाइएगा, क्योंकि इससे सोडियम निकलेगा और आप जलीय विलयन रखे उसी से अभिक्रिया कर लेगा। और सोडियम और जल की अभिक्रिया बहुत तेज होती है, इतनी कि आग लग जाती है।
तो हम सोडियम धातु प्राप्त करने के लिए सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन नहीं ले सकते, क्योंकि ऐसी स्थिति में सोडियम तो बन जाएगा लेकिन बनते वो जलीय विलयन के जल से अभिक्रिया कर बैठेगा और आग लग जाएगी। गए थे सोडियम बनाने और पूरा शरीर जलाकर आ गए अगर जलीय विलयन का इस्तेमाल करेंगे तो पहला कथन बिल्कुल सही है। सोडियम धातु मुख्यतः द्रवित सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। और यह कौन विधि कहलाती है? डाउन विधि कहलाती है। कौन विधि कहलाती है? दोनों कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र सोडियम और साधारण नमक खोने वाला नमक, खाने वाला नमक को कहते हैं आयोडीन युक्त नमक। क्लियर? साधारण नमक खाने के लिए नहीं है, साधारण नमक खाने के लिए, खाने वाला नमक को क्या कहेंगे? आयोडीन युक्त नमक। तो साधारण नमक में आयोडीन मिलाकर उसे आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। साधारण नमक को समुद्र के खारे जल से प्राप्त करने पर उसमें कौन सी अशुद्धि मिली रहती? सभी। समुद्र के खारे जल को वाष्पीकृत करके जो हम नमक बनाते हैं उसमें सर्वाधिक मात्रा सोडियम क्लोराइड की रहती है, लेकिन उसमें अशुद्धि के रूप में थोड़ा मैग्नीशियम क्लोराइड मिला रहता है, थोड़ा मैग्नीशियम सल्फेट मिला होता है, थोड़ा कैल्शियम क्लोराइड मिला होता है, यानी कि अशुद्धि के रूप में ये सब चीज मिले होते हैं। साधारण नमक को हवा में खुला छोड़ने पर पसीजना, पसीना का मतलब नमी आ जाना। बरसात के समय ऐसा होता है अगर डिब्बा का ढक्कन एयर टाइट नहीं है, ठीक है ना। अगर आप देखे होंगे कि अगर नमक को बिना एयर टाइट डिब्बे उसे कहते हैं जिसमें हवा न जाए। अगर आपके नमक के डिब्बे में हवा जा रहा है तो बरसात के समय उसमें नमी आ जाएगा। उसी नमी का बढ़ना पसीजना कहलाता। नमी का बढ़ना। तो साधारण नमक को हवा में खुला छोड़ने पर वो पसीजने लगता है, क्योंकि उसमें अशुद्धि के रूप में क्या रहती है? मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड में यह गुण है कि वे वातावरण के नमी को क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड ऐसे लवण है जो वातावरण के नमी को क्या करता है? तो अगर नमक में ये अशुद्धि मिली है तो यही अशुद्धि हवा से नमी को अवशोषित कर लेता है, जिससे नमक भीग जाता है अथवा पसीज जाता है। क्लियर? नेक्स्ट, साधारण नमक को आयोडीन युक्त बनाने के लिए पोटेशियम आयोडेट और पोटेशियम, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम आयोडाइड, और इसे पढ़ते हैं पोटेशियम आयो। और यहां पर एक बात याद रखना है कि साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड क्या है? यौगिक है। लेकिन जब हम बात कर देते हैं आयोडीन युक्त नमक या खाने वाला नमक, तो यह यौगिक नहीं रहता है। वो क्या होता है? क्योंकि उसमें हमने मिला दिए, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाने से क्या बन जाता है? मिश्रण। तो साधारण नमक एक कंपाउंड है, साधारण नमक एक, लेकिन खाने युक्त नमक यानी कि आयोडीन युक्त नमक, खाने युक्त नमक यानी कि आयोडीन युक्त नमक एक क्या है? आयोडीन युक्त नमक क्या है? मिश्रण है। आयोडीन युक्त नमक क्या है? मिश्रण है। क्लियर? याद रहेगा कि नहीं? सोडियम के किस यौगिक को बर्फ के साथ मिश्रित कर हिम मिश्रण तैयार किया जाता है? हाँ, हिम मिश्रण सोडियम क्लोराइड और बर्फ को मिलाकर तैयार किया जाता है, और ऐसे बर्फ का गलनांक घट जाता है और वो जल्दी गलता नहीं है।
ध्यान दीजिए दोस्तों, कास्टनर केलनर विधि, कास्टनर केलनर विधि को और किस नाम से जानते हैं? क्लोर एल्कली विधि, क्लोर एल्कली विधि। तो आप या तो कास्टनर केलनर विधि कह सकते हैं और कास्टनर केलनर विधि को और किस नाम से जानते हैं? क्लोर एल्कली विधि। और इससे क्या तैयार होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कहते हैं कास्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा। क्लियर? अमोनिया सोडा विधि के द्वारा क्या तैयार होता है? अमोनिया सोडा विधि के द्वारा सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट दोनों तैयार होता है। ठीक है ना? बताए हुए थे विधि, या तक भूल गए? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं? धोने वाला सोडा देखिए गलत है। अगर आप धोने वाला सोडा है तो धोने वाला सोडा सोडियम कार्बोनेट, और इससे कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? 10 जल के अणु जुड़े होते हैं। तो धोने वाला सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, धोने वाला सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट। क्लियर? सोडियम थियोसल्फेट का सूत्र क्या है? सोडियम थियोसल्फेट का N2H2O3। हालांकि इसमें जल के कितने अणु जुड़े होते हैं? 5 अणु। ये है सोडियम थियोसल्फेट, सोडियम थियोसल्फेट। N2H2S का मतलब सल्फर, O2, और इससे कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? 5 जल के अणु जुड़े होते हैं। तो सही सूत्र आपका ए है। नेक्स्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल बेकिंग सोडा के रूप में, एंटासिड के भी रूप में, अग्निशामक यंत्र में आगों को बुझाने के लिए भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में आगों को बुझाने के लिए भी किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में निम्नलिखित में किस रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने वाली गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने वाली गैस है। तो अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तैयारी सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर की जाती है। सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराकर की जाती है। नेक्स्ट, रसोई घरों में खास्ता व्यंजन बनाने में या भोजन को जल्द पकाने के लिए किसका? सोडियम बाइकार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल होता है। पाव रोटी या केक को मुलायम तथा स्पंजी बनाने में किसका उपयोग होता है? तो इसमें भी सोडियम है, सोडियम बाइकार्बोनेट। एक स्वस्थ मानव शरीर में सोडियम की मात्रा कितना? 90 ग्राम होता है। एक स्वस्थ मानव शरीर में सोडियम की मात्रा 90 ग्राम होता है। सोडियम के टुकड़े को पानी पर डालने पर वो तैरेगा। वो क्या होगा? तैरेगा, क्योंकि सोडियम का घनत्व पानी से कम होता है। सोडियम का घनत्व पानी से, अगर आप पानी का घनत्व देखें तो यह 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर, वहीं सोडियम का घनत्व 0.97 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। और अगर घनत्व कम है जल से तो वो जल पर तैरेगा। तो सोडियम का घनत्व जल से कम है, इसीलिए जल में डालने पर वो तैरेगा। लेकिन सोडियम क्लोराइड बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील भी है, इसलिए वो तैरेगा और जल से बहुत तेजी के साथ अभिक्रिया करेगा। इतनी तेजी के साथ कि वो जलने लगेगा। यानी सोडियम क्लोराइड को पानी में डालने पर कम घनत्व के कारण तैरेगा, अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, तेजी से जल से अभिक्रिया होने के कारण क्या होगा? तैरते हुए जलेगा, तैरते हुए जलेगा। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सम्मिलित नहीं है? ये सोडा लाइम, सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सोडा लाइम कहा जाता है। क्लियर? सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मिश्रण को क्या कहा जाता है? सोडा लाइम कहा जाता है। क्लियर? सोडा का मतलब कास्टिक सोडा,
लाइम का मतलब चूना, चूना कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड, इसीलिए इसे कहा जाता है सोडा, जिसमें सोडा का तात्पर्य कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड से है। लाइम का हिंदी होता है चूना, और चूना कैल्शियम ऑक्साइड है। फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम थियोसल्फेट को ही हाइपो कहते हैं, जिसका फार्मूला अभी कुछ समय पहले हो चुका है, N2H2O3 5H। और इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में निगेटिव से फोटो को अलग करने के लिए होता है। निगेटिव से फोटो प्राप्त करने के लिए सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल होता है। चूंकि निगेटिव का जमाना ही खत्म है, तो समझ जाइए इसका भी जमाना अब खत्म है। नगर पालिका प्रायः सड़कों को रोशन करने हेतु पीले लैंप का प्रयोग करते हैं। इन पीले लैंप में निम्नलिखित में किसका प्रयोग होता है? सोडियम। हालांकि अब तो लगभग नहीं होता है। क्या अब पीला लैंप गायब हो चुका है? पीला लैंप के भीतर सोडियम था, वो गर्म होकर पीले रंग, यानी सोडियम जब गर्म होता है तो वो पीले रंग का चमकता है। या सोडियम जलेगा तो ज्वाला का रंग क्या होगा? पीला। सोडियम थियोसल्फेट या हाइपो फोटोग्राफी में किस रूप में उपयोगी है? यह अनअपघटित सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करता है? जो फोटोग्राफिक प्लेट है या जो निगेटिव है वो किसका बना होता है? सिल्वर ब्रोमाइड का। और उसी पर फोटो आता था, तो वो सिल्वर ब्रोमाइड जो निगेटिव, जिसको फोटोग्राफिक प्लेट भी कहते हैं, उससे फोटो को अलग करने में सहायता करता है। कौन? सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम थियो। चिली साल्टपीटर किसका रासायनिक नाम है? याद रखना है कि सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपीटर कहते हैं। चिली एक देश का नाम है और उस देश के पहाड़ों पर सोडियम नाइट्रेट की बहुलता के कारण इसे चिली साल्टपीटर के नाम से जाना गया। जबकि आप पोटेशियम नाइट्रेट को क्या कर सकते हैं? साल्टपीटर बोल सकते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं? जबकि सोडियम नाइट्रेट को, क्लियर? वैसे पोटेशियम नाइट्रेट को एक और नाम से जाना जाता है, क्या? सोरा। इसका इस्तेमाल बारूद बनाने में होता है। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पतालों के बंद हवा को शुद्ध करने में निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल होता है? सोडियम परऑक्साइड का इस्तेमाल होता है। सोडियम परऑक्साइड का इस्तेमाल होता है, क्योंकि सोडियम परऑक्साइड की खासियत होती है कि सोडियम परऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी अभिक्रिया करके ऑक्सीजन बनाता है, और सोडियम परऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर भी ऑक्सीजन बनाता है। यानी सोडियम परऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस का निर्माण करता। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सा गैस बनता है? अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करिएगा तो बनेगा सोडियम कार्बोनेट, बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड, और बनेगा क्या? जल। बनेगा क्या? जल। तो सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। इनो लवण जो पेट की अम्लता में सहायक से सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल इसलिए मिलाया जाता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का जो थोड़ा कड़वा स्वाद है वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। सोडा एस किसे कहते हैं? दोस्तों, अगर सोडियम कार्बोनेट जिसमें कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? सोडियम कार्बोनेट जिसमें कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? अगर इसको हम गर्म कर दें, तो इसको गर्म करते तो बनता है सोडियम कार्बोनेट, और कितने जल के? सारे जल के अणु क्या होते हैं? जब सोडियम कार्बोनेट से सारे जल के अणु निकल जाए तो इसे कहते हैं हम अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, और इसी को कहा जाता है सोडा
एस, यानी अनाद्र सोडियम कार्बोनेट, बिना जल के अणुयुक्त सोडियम कार्बोनेट को ही कहा जाता क्या? सोडा एस। क्या कहा जाता है? सोडा एस कहा जाता। क्लियर? निम्नलिखित में कौन मैग्नीशियम का अयस्क नहीं है? क्रायोलाइट। बिल्कुल क्रायोलाइट है, Na3Al(F6). क्रायोलाइट जो है ये सोडियम या एल्युमिनियम का अयस्क हो सकता है क्योंकि इसमें सोडियम या एल्युमिनियम की उपस्थिति है। तो कार्नेलाइट, डोलोमाइट, मैग्नेसाइट ये मैग्नीशियम का अयस्क है, लेकिन कार्नेलाइट, Na3Al(F6), कार्नेलाइट या एल्युमिनियम का अयस्क है, या ये सोडियम के भी खनिज हो सकते हैं क्योंकि इसमें सोडियम की उपस्थिति है। फ्लोरीन की भी उपस्थिति है, तो ये फ्लोरीन के भी हो सकते हैं अयस्क या खनिज। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? कार्नेलाइट से किया जाता है। मैग्नीशियम का निष्कर्षण किससे किया जाता है? कार्नेलाइट, यानी कि KCl MgCl2 6H2O। सबसे पहले इसको हटा दिया जाता है, इसको हटा दिया जाता है, और इलेक्ट्रोलाइसिस करने के बाद मैग्नीशियम और क्लोरीन एक दूसरे से क्या अलग अलग। भट्ठों के अस्तर बनाने के लिए मैग्नीशियम के किस यौगिक का? मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, लोहा इस्पात से कई गुना ज्यादा, इसलिए भट्ठे का भीतर का स्तर मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु नाइट्रोजन गैस में जलती है तथा नाइट्राइट का निर्माण करती है? मैग्नीशियम। धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जल सकता है, या कोई भी वस्तु ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जल सकता है, लेकिन मैग्नीशियम की खासियत है कि यह नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति में भी जलता है, ऑक्सीजन में तो जलता ही जलता है। फ्लैश लाइट रिबन बनाने में किसका इस्तेमाल होता है? हाँ, नाइट्रोजन गैस में मैग्नीशियम का फिलामेंट डालकर फ्लैश लाइट का निर्माण किया जाता है। पेट की अम्लता दूर करने में या एंटासिड के रूप में निम्नलिखित में किसका इस्तेमाल किया जाता है? सभी, क्योंकि ये सभी क्षारीय है और शरीर, मानव शरीर के लिए हानिकारक, इसलिए इन सभी का इस्तेमाल एंटासिड के रूप में किया जाता है। एंटासिड एक ऐसे दवाई होते हैं जिसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जो शरीर में, शरीर के अमाशय में जब कभी ज्यादा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकल जाता है जिसके कारण पेट दर्द की समस्या उत्पन्न होती है, उसको न्यूट्रल करने में ये एंटासिड दवाई उपयोगी होते हैं। जैसे इनो एक प्रकार का एंटासिड दवाई ही है, इनो एक प्रकार का एंटासिड ही दवाई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया ही कहते हैं। क्या कहते हैं? और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं, इसलिए दोनों कथन क्या है? गलत है। मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशिया कहते हैं और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। इस आधार पर हमारा दोनों कथन क्या है? गलत है। दोनों कथन क्या है? इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट को कहते हैं इप्सम साल्ट, और इसका भी इस्तेमाल एंटासिड दवाई बनाने में किया जा सकता है। इसका भी इस्तेमाल एंटासिड दवाई बनाने में किया जा सकता है। पौधे को हरा रंग देने वाले कार्बनिक यौगिक क्लोरोफिल में कौन सा धातु उपस्थित होते हैं? मैग्नीशियम। सोरेल सीमेंट किसका है? मैग्नीशियम का है। सोरेल सीमेंट किसका है? मैग्नीशियम का है। MgCl2 5MgO XH2O, इसे ही कहते हैं सोरेल सीमेंट, इसे ही कहते हैं सोरेल सीमेंट। तो सोरेल सीमेंट जो है वो मैग्नीशियम का अयस्क है या मैग्नीशियम का यौगिक है। क्लियर? भूपर पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में कौन है? एल्युमिनियम। भूपर पट्टी पर सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में सर्वप्रथम 1870 में एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किससे हुआ था?
एल्युमिनियम क्लोराइड का सोडियम के साथ अभिक्रिया करके जो बहुत खर्चीली विधि थी। लोहे के पश्चात सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन है? एल्युमिनियम है। कौन है? एल्युमिनियम निष्कर्षण की सस्ती विधि की खोज किसने की? मार्काल और दोनों ने अलग अलग किया था, लेकिन एक ही समय किया था। अमेरिका के मार्कोल और फ्रांस के हेराल्ड। एल्युमिनियम का सभी है, लेकिन उपलब्धता सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किसकी है? इसलिए एल्युमिनियम को किससे निकाला जाता है? बॉक्साइट से। एल्युमिनियम का प्रमुख गैस कौन है जिससे एल्युमिनियम का निष्कर्षण? बॉक्साइट है। बॉक्साइट है। बॉक्साइट में मिले अशुद्धियों में किस विधि द्वारा? बायर विधि द्वारा। बायर विधि एक रासायनिक पृथक्करण या निक्षालन विधि, हालांकि और भी विधि है। बॉक्साइट ऐश का जो प्रमुख गैंग है आयरन ऑक्साइड और बालू। आयरन ऑक्साइड और बालू। बॉक्साइट जहां से प्राप्त होते हैं उसका सबसे प्रमुख गैंग लोहा का ऑक्साइड, जिसको हेमाटाइट भी कहते हैं, Fe2O3, और दूसरा प्रमुख गैंग है बालू। बॉक्साइट का रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड एल्यूमिना, Al2O3 2S2। यह है आपका बॉक्साइट का सूत्र, और इसे कहते हैं हाइड्रेटेड एल्यूमिना। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रेटेड एल्यूमिना कहते हैं। बॉक्साइट से एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है? विद्युत अपघटन विधि से। किस विधि से? एल्यूमिना के विद्युत अपघटन द्वारा एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है, परंतु इसके निष्कर्षण में कौन सी कठिनाई उत्पन्न होती है? शुद्ध एल्यूमिना का गलनांक का मान काफी उच्च होता है, यानी 2348 केल्विन होता है। बिल्कुल सही है, जिसके कारण इसको द्रव अवस्था में बदलने के लिए बहुत ज्यादा ऊष्मा की खर्चा होती है। हालांकि इस छुटकारा को क्रायोलाइट डालकर हम दूर कर लेते हैं। गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड विद्युत का अच्छा चालक नहीं होता। बिल्कुल सही है। अब विद्युत का अच्छा चालक नहीं होने के कारण इसका इलेक्ट्रोलाइसिस बहुत धीमी गति से होता है। यदि गलित एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटन किया जाए तो प्राप्त एल्युमिनियम का 2273 केल्विन, प्राप्त एल्युमिनियम का क्वथनांक 2273 केल्विन है। यानी कि एल्युमिना का विद्युत अपघटन करने के लिए आपको गर्म कितना करना है, और उसके बाद जब एल्युमिनियम बनाएंगे तो एल्युमिनियम का क्वथनांक कितना है। यानी दिक्कत यह है कि एल्युमिनियम जो बनेगा वो तुरंत वाष्प बनकर उड़ जाएगा। ये तीनों कठिनाई है। हालांकि इन तीनों कठिनाई को दूर क्रायोलाइट मिलाकर और फ्लोर एस्पार मिलाकर दूर किया जाता है। इन तीनों कठिनाई को दूर करने के लिए बॉक्साइट में क्रायोलाइट और हल्का सा फ्लोर एस्पार मिलाया जाता है। एल्युमिना का विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट मिलाया जाता है एल्युमिना के गलनांक को, अब फ्लोर एस्पार मिलाया जाता है विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए। एल्युमिना के विद्युत अपघटन में क्रायोलाइट और फ्लोर एस्पार इसलिए मिश्रित कर दिया जाता है ताकि विद्युत चालकता बढ़ जाए। एल्युमिनियम का गलनांक घटाने के लिए क्या? अब विद्युत चालकता बढ़ाने के लिए फ्लोर एस्पार, कैल्शियम फ्लोराइड्स। एल्युमिना का विद्युत अपघटन करने पर एल्युमिनियम प्राप्त होगा। कैथोड पर एल्युमिनियम प्राप्त होगा। कहां? धातु हमेशा किस पर प्राप्त होते हैं? कैथोड पर। धातु हमेशा किस पर प्राप्त होते हैं? बॉक्साइट अयस्कों से अशुद्धि को दूर करने के लिए सभी मुख्य रूप से बायर की, लेकिन हॉल की शुष्क विधि, सरपेक विधि का भी इस्तेमाल बॉक्साइट से गैंग को हटाने के लिए किया जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा किसका? बायर का। लेकिन ये भी बॉक्साइट से गैंग हटाने की ही विधि है। ये भी बॉक्साइट से गैंग हटाने की विधि है। निम्नलिखित में कौन एल्युमिनियम का? इसके सभी टर्किश, अबरक, डायस्पोर सभी में एल्युमिनियम की उपस्थिति है, और ये सभी एल्युमिनियम के अयस्क हैं। बुपर पट्टी पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है। बुपर पट्टी पर एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? तो एल्युमिनियम उत्पादन की धात्विक विधियां यानी कि मेटलर्जी एल्युमिनियम का महंगा है, और लोहा का मेटलर्जी प्रोसेस एल्युमिनियम का महंगा है, लोहा का। इसीलिए एल्युमिनियम सस्ता है, सॉरी महंगा है, और लोहा। एल्युमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है?
एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति एम्फोटेरिक है, बिल्कुल। एल्युमिनियम ऑक्साइड की भी प्रकृति एम्फोटेरिक है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति भी एम्फोटेरिक यानी कि उभयधर्मी है। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में, गलत, स्वतंत्र अवस्था में कॉपर, चांदी, सोना और प्लेटिनम पाए जाते हैं, एल्युमिनियम नहीं पाए जाते हैं। नाइट्रिक अम्ल एल्युमिनियम पर कोई प्रभाव नहीं करता, नहीं करता है। सांद्र गंध कम्ल जो है सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं, किसको कहते हैं? तो गर्म सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि गंध कम्ल एल्युमिनियम के साथ सल्फर डाई ऑक्साइड देता है। सल्फर डाई वायुयान और रॉकेट बनाने के लिए कौन से धातु और उसका मिश्र धातु प्रयोग किया जाता है? एल्युमिनियम का, क्योंकि ये सब हल्के हैं और काफी मजबूत, हल्के हैं काफी। एल्यूमिना का विद्युत अपघटन से प्राप्त एल्युमिनियम में अशुद्धि रहते हैं। इन अशुद्धियों को किस विधि से? हूप के विधि से, यानी रिफाइनिंग जो होता है एल्युमिनियम का, किस विधि से? इस विधि से गैंग को निकाला जाता है। लेकिन अंतिम चरण जो रिफाइनिंग है मेटलर्जी का, तो रिफाइनिंग के लिए जो प्रोसेस अपनाए जाते हैं एल्युमिनियम के, वो कौन सी विधि है? तो हूप की विधि से अंतिम रूप से प्राप्त एल्युमिनियम से अशुद्धि को दूर किया जाता है, अर्थात रिफाइनिंग किया जाता है। अग्निरोधी जलरोधी कपड़े तैयार करने के लिए किस यौगिक का उपयोग होता है? एल्युमिनियम सल्फेट। समान फिटकरी का सूत्र, फिटकरी में 24 जल के अणु होते, कितने? 24। मानिक और नीलम किसके ऑक्साइड है? मानिक और नीलम जो विभिन्न प्रकार के रत्न है, रत्न, वो एल्युमिनियम के ऑक्साइड है। रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर पोटास एलम, अब पोटास एलम किसको कहते हैं? फिटकरी को कहते हैं। पोटास एलम किसको कहते हैं? फिटकरी को कहते हैं। फिटकरी रक्तस्राव को किस विधि से रखता है? अस्कंदन, कोगुलेशन, अस्कंदन यानी कि कोगुलेशन। किस एल्युमिनियम लवण का प्रयोग गंदे पानी को स्वच्छ करने में किया जाता है? पोटासियम। गंदे पानी को स्वच्छ करने में पोटासियम का इस्तेमाल किया जाता है। कौन एक क्षारीय मृदा धातु है? कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम क्षारीय धातु है, लेकिन क्षारीय मृदा धातु कौन है? कैल्शियम। तो यहां तक रहने देते हैं, आगे के प्रश्नों को। अब कैल्शियम का इलाका चालू हो जाएगा, क्लियर? तो आगे का प्रश्न लेते हैं अगले क्लास में। अस्सी कोई कमेंट कीजिएगा जो ऑनलाइन 80 नंबर का आंसर। अरे अमित मामा को फिर से बुलावा आया है। बिल्कुल, इस चैप्टर में 407